हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। सो गाइज, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम यानी कि ARDS। इसको हम अडल्ट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, एयर फिल्ड सैक्स जो हैं वो बन जाती हैं, इन्फ्लामेटरी लंग इंजरी होती है इसमें, जिसमें कि क्या होता है, जो फ्लूइड है वो बिल्डअप हो जाता है, जो हमारे छोटे छोटे सैक होते हैं लंग्स के उनमें। एल्वियोली में क्या होता है, O2 और CO2 प्रेजेंट होती हैं। जो कैपिलरीज होती हैं वो क्या करती हैं, हेल्प करती हैं O2 और CO2 को इनहेल या एक्सहेल करने में। ठीक है, तो जो एल्वियोलर सेल टाइप होता है 1 और 2, उसमें डेफिशिएंसी हो जाती है सर्फेक्टेंट की, यानी कि क्या होती है, डेफिशिएंसी हो जाती है जो एल्वियोलर सेल टाइप 1 और 2 है, जिसकी वजह से ब्लड फिल्ड हो जाता है। और सेकेंडली क्या होता है, जो सर्फेक्टेंट है उसकी भी डेफिशिएंसी हमें देखने को मिलती है। अब इसके पीछे कोज क्या हो सकता है कि क्यों हमें जो है ये डेफिशिएंसी देखने को मिलती है सेल एल्वियोलर सेल टाइप 1 और 2 की, और क्यों जो है ब्लड में जो बिल्ड हो जाता है फ्लूइड वहाँ पे, वो क्यों होता है। इसके पीछे के कोज हम पढ़ते हैं तो एटियोलॉजी में क्या आएगा, जैसे एस्पिरेशन हो गया है किसी चीज़ का, एयर या फिर फैट की एम्बोलाई वहाँ पे बन गई है, निमोनिया अगर किसी को है, टॉक्सिक इनहेलेशन हो गया है कि कोई भी ऐसा टॉक्सिक था जो, या फिर हम कह सकते हैं कि कोई भी ऐसे बैक्टीरिया वगैरह था या कुछ भी टॉक्सिक सब्सटेंस था जो हमने इनहेल कर लिया है। उसके बाद अगर कोई स्मोकिंग करता है, एक्यूट पेनक्राइटाइटिस है किसी को, कि जो पेनक्रियास है उसका कोई एक्यूट इन्फ्लामेशन किसी को है। ठीक है, ड्रग की टॉक्सिसिटी हो रही है कि कोई बहुत ज़्यादा ड्रग जो है वो कंज्यूम कर रहा है। उसके बाद कार्डियोपल्मोनरी बाईपास सर्जरी वगैरह किसी की हुई है, या फिर कार्डियोपल्मोनरी बाईपास कोई डिजीज़ किसी को है, पल्मोनरी की और कार्डियक की एक साथ। ठीक है, या फिर किसी को शोक की प्रॉब्लम हुई है, यानी कि कोई शोक में गया है, तो वो अगर कंडीशन है तो क्या है, हमें इसमें ये देखने को मिल सकती है ARDS। ठीक है, यानी कि एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। उसके बाद हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स की। तो जेंडर्स में अगर हम बात करते हैं तो फीमेल्स में ज़्यादा जो है ये देखने को मिलता है। जो स्मोकिंग करते हैं वो लोग ज़्यादा प्रोन होते हैं। क्रोनिक अल्कोहलिज्म की वजह से देखने को मिल सकता है। कार्डियोवेस्कुलर सर्जरी हुई है, अभी हमने पढ़ा कार्डियोपल्मोनरी बाईपास, तो अगर वो हुई है तो वो लोग ज़्यादा जो है प्रोन होते हैं। इन्फेक्शन अगर किसी को है। उसके बाद लाइफस्टाइल हैबिट्स, जैसे कि हमें पता है कि आजकल जो नॉर्मली जो अर्बन एरियाज़ में रहते हैं, यानी कि जो शहर में रहते हैं, उनमें हमने देखा है कि वो लोग क्या होते हैं, ज़्यादा ही रिच, जैसे वो अपना लाइफस्टाइल ऐसे करते हैं कि हाँ, उनको हर एक चीज़ चाहिए। और जो उनका लाइफस्टाइल है वो भी क्या होता है, बहुत बिजी होता है, तो वो इतना ज़्यादा क्या है, एक्टिव नहीं होते हैं अपनी लाइफ में, और बहुत ज़्यादा बिजी रहने की वजह से वो अच्छे से एक्सरसाइज वगैरह भी नहीं कर पाते हैं। तो लाइफस्टाइल की जो हैबिट्स होती हैं वो भी जो है इस पे इफ़ेक्ट डालती हैं। साथ के साथ जेनेटिक्स में भी जो है इसका असर देखने को मिलता है कि जेनेटिकली क्या है, वो डिजीज़ किसी के जो है पास हो सकती है। उसके बाद जो न्यूबॉर्न बेबी होता है, उसके अगर लंग्स इमेच्योर हैं, तो वो एक केस होता है कि लंग्स ही इमेच्योर हैं, तो उसमें अच्छे से क्या है, ऑक्सीजन की वो चीज़ नहीं देख पाते हैं कि प्रॉपर ऑक्सीजन उनके अंदर नहीं जा पाती है, तो वो एक चीज़ होती है। उसके बाद अगर प्री टर्म बेबी है, यानी कि प्री टर्म बेबी है, पहले बेबी हो गया है और उसका वेट क्या है, <2.5 kg है, तो उस केस में भी क्या है कि वो बेबी भी क्या है, ज़्यादा रिस्क पे होता है ARDS के। पैथोफिजियोलॉजी अब हम इसकी डिस्कस कर लेते हैं कि लंग इंजरी हुई है, उसकी वजह से क्या है, जो एपिथेलियम है और जो पल्मोनरी लेयर है या फिर जो इंटरस्टिशियल स्पेस है वो डैमेज हो गया है, जिसकी वजह से हमें इन्फ्लामेशन देखने को मिलती है। इन्फ्लामेशन होती है तो जो केमिकल मेडिएटर्स हैं वो क्या होते हैं, वो रिलीज़ होंगे, जिसकी वजह से हमें दो कंडीशन देखने को मिलती है। इंजरी टाइप 1 जो एल्वियोलर सेल्स हैं उनकी, और इंजरी टू टाइप 2 एल्वियोलर सेल्स। ठीक है, या तो टाइप 1 एल्वियोलर सेल्स को वो इंजरी कराएंगे, या फिर क्या करेंगे, टाइप 2 एल्वियोलर सेल्स को। तो पहले पढ़ते हैं कि टाइप 2 में क्या होगा। टाइप 2 के सेल्स जो हैं अगर उनमें हो गया तो उसकी वजह से जो सर्फेक्टेंट है उसकी प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से जो कॉम्प्लियंस है लंग्स की वो डिक्रीज होगी। कॉम्प्लियंस डिक्रीज होते ही क्या होगा, जो एल्वियोलर हैं वो कोलैप्स होंगे और एटालेक्टिस हमें देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो वेंटिलेशन जो परफ्यूजन है वो मिसमैच हो जाएगा, कि जैसे जो वेंटिलेशन होता है नॉर्मली वो क्या हो रहा है, मिसमैच हो जाएगा, उसकी वजह से हमें हाइपोक्सिया देखने को मिलेगा और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस जो है हमें हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इंजरी जो टाइप 1 सेल को हो रही है, उसकी वजह से हमें 3 केस देखने को मिलते हैं। पहले आता है कि जो कैपिलरी है उनकी परमेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, जिसकी वजह से जो फ्लूइड होता है एल्वियोलर्स में, वो फ्लूइड में मूवमेंट होएगी, इंटरस्टिशियल स्पेस में चला जाएगा। एल्वियोलर से क्या हो जाएगा, इंटरस्टिशियल स्पेस में जो है वो फ्लूइड होता रहेगा, जिसकी वजह से पल्मोनरी एडिमा देखने को मिलेगा। उसके बाद वही हाइपोक्सिया और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस।
उसके बाद सेकंड कंडीशन आती है ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन अगर हो गया है तो उसकी वजह से क्या होगा, एयरवे रेजिस्टेंस होएगा, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है, कंस्ट्रिक्शन हो रही है ब्रोंक्यूल्स की, जिसकी वजह से क्या है, रेजिस्टेंस कम होएगी और जो लंग्स हैं उनकी कॉम्प्लियंस फिर डिक्रीज हो जाएगी और हमें एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम देखने को मिलेगा। थर्ड क्या होएगा, वेस्कुलर नैरोइंग होनी है, यानी कि जो वेसल्स हैं वो नैरो होंगी और जो पल्मनरी है, वेन है या फिर हम कह सकते हैं आर्टरी है, वहाँ पे उसकी हाइपरटेंशन देखने को मिलेगी। हाइपरटेंशन होते ही क्या करेगी, ARDS हमें देखने को मिलेगा। अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या होंगी इसकी, जो रेस्पिरेटरी रेट है वो इंक्रीज हो सकता है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देखने को मिलेगा, हाइपोक्सिमिया हो सकता है, एक्सपीरेशन जब करेगा पेशेंट, जब वो एक्सपायर करेगा एयर को तो हमें ग्रंटिंग साउंड जो है वो सुनने को मिलेगी, बेबी जो है उसकी हमें नेजल फ्लेयरिंग जो है वो बेबी में देखने को मिलेगी, साइनोसिस देखने को मिलेगा, चेस्ट पेन रहेगा, बहुत ज़्यादा फीवर आ सकता है पेशेंट को, टैकीकार्डिया जो है वो पेशेंट को रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस की, कि हम कैसे डायग्नोज कर सकते हैं कि पेशेंट को क्या है, ARDS है। तो हम मेडिकल हिस्ट्री ले सकते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, यानी कि ऑस्कल्टेशन करेंगे, यानी कि ऑस्कल्टेशन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या है, स्टेथोस्कोप लगा के पेशेंट की जो हार्ट बीट वगैरह है और जो रेस्पिरेशन रेट वगैरह है वो चेक करते हैं। तो ऑस्कल्टेशन कर सकते हैं और साइनोसिस जो है वो चेक कर सकते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन में। उसके बाद हीमोडाइनमिक मॉनिटरिंग करेंगे, चेस्ट एक्सरे करेंगे, CT स्कैन करेंगे, इकोकार्डियोग्राम करेंगे, लंग्स की बायोप्सी कर सकते हैं, ब्लड टेस्ट करा सकते हैं और जो पल्स ऑक्सीमेट्री टेस्ट है वो हम परफॉर्म कर सकते हैं ARDS को चेक करने के लिए। फिर हम बात करते हैं मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट में क्या कर सकते हैं, हम ऑक्सीजन डिलीवर कर सकते हैं, यानी कि जो ऑक्सीजन बॉडी को नहीं मिल रही है तो हम ऑक्सीजन डिलीवर कर सकते हैं, मैकेनिकल वेंटिलेशन दे सकते हैं। उसके बाद एक्स्ट्रा कॉर्पोसल मेम्ब्रेन जो ऑक्सीजनेशन है वो कर सकते हैं, यानी कि जब हार्ट है या लंग्स दोनों ही डिसेबल हो जाते हैं तो एक मशीन है जो वर्क करती है उनके प्लेस पे, यानी कि वो हार्ट और लंग की प्लेस पे वर्क करती है, जिससे वो सारी बॉडी को नॉर्मली फंक्शन कराएगी जैसे नॉर्मल हार्ट और लंग्स के साथ करते हैं। उसके बाद फ्लूइड मैनेजमेंट करा सकते हैं, डायूरेटिक्स और एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं पेशेंट को प्रॉपर न्यूट्रिशन देना भी बहुत ज़रूरी होता है, तो हम पेशेंट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद प्रोन पोजीशन देते हैं, बिकॉज जब पेशेंट प्रोन पोजीशन में होता है तो वो ज़्यादा O2 जो है वो कंज्यूम कर सकता है, हम कह सकते हैं इनहेल कर सकता है। उसके बाद हम ट्रैकेओस्टमी कर सकते हैं ताकि पेशेंट को क्या है, प्रॉब्लम ज़्यादा ना हो। कॉम्प्लिकेशंस में क्या हो सकता है, एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर देखने को मिल सकता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो सकती है, नोजोकोमियल निमोनिया देखने को मिल सकता है और जो ऑर्गन्स होते हैं बहुत सारे, जो फेलियर ऑफ मैनी ऑर्गन सिस्टम, यानी कि जो ऑर्गन सिस्टम होते हैं उनका फेलियर हमें देखने को मिल सकता है।